हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 12 का 5th चैप्टर है, ठीक है। और आज का जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये 1960s और 1970s मतलब हम कम से कम 20 साल कवर करेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसमें हम 20 साल की राजनीति समझेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में यही समझाया जा रहा है, ठीक है। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था। और वैसे तो हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा कांग्रेस के बारे में ही जानना है, ठीक है। और वैसे भी भारतीय राजनीति के हिसाब से ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें घटित हुई हैं इन मतलब 2 डेकेड में, मतलब इन 20 सालों में, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभाव डालती हैं भारतीय राजनीति पे, ठीक है। और ये चैप्टर जो आपका एग्जाम है उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर ये स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, ठीक है। यानी कि एक उत्तराधिकार की चुनौती से चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने काफी लंबा पीरियड एक तरीके से भारत को सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद जो चीजें घटनाएं घटित होती हैं, नया प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आता है, भारत की स्थिति चेंज होती है, उसको हमें जानना है, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री नेहरू की डेथ होती है और ये डेथ होती है 1964 में आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। इंडिया चाइना की वॉर जो होती है आपकी 1962 में होती है। और 1962 के बाद से ही क्या होता है कि नेहरू की जो तबीयत होती है ना वो धीरे धीरे खराब मतलब एक तरीके से होती जाती है। और थोड़ा सा ऐसा अंदेशा भी लगाया जाता है कि जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया तो इसको लेकर के नेहरू जी के मन में काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा और उसकी वजह से थोड़ा वो बीमार हुए, एक ये मतलब बताया जाता है। खैर, तो 1964 में नेहरू की डेथ यहाँ पर हो गई है, ठीक है। अब नेहरू की जब डेथ हुई तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की डेथ हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल भारत में यही आया कि नेहरू की डेथ के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत आपका भी नया आजाद हुआ था। आजाद कब हुआ था? 1947 में। और 47 से लेकर के 64 तक भारत ने एक ही प्रधानमंत्री को देखा और वो कौन थे? वो थे नेहरू, ठीक है। तो नेहरू की डेथ के बाद बात यही चलती है कि आखिर हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है। तो इस समय 2 नाम आते हैं एक तरीके से सुझाव में कि एक तो नाम थे हमारे पास मोरारजी देसाई, ठीक है, और वर्सेस हम लगा देंगे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब नेहरू के अगर हम उत्तराधिकार के रूप में देखें कि हम किसको प्रधानमंत्री हमें बनाना चाहिए, तो ये 2 नाम आए थे एक तरीके से कि या तो मोरारजी देसाई बन सकते हैं या तो लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं। मोरारजी देसाई का भी अपना एक अलग अनुभव था, उन्होंने भी काफी मतलब भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनका अगर आप कनेक्शन देखें तो जो नेहरू जो थे उनके साथ सबसे ज़्यादा देखा गया था, ठीक है। फिर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के कामराज, उन्होंने इस नाम को सुझाव दिया कि हमें जो शास्त्री हैं उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ठीक है। और बनाने का कारण भी क्या था कि जब नेहरू की डेथ होने वाली थी तो आखिरी समय में क्या था, जो नेहरू थे वो शास्त्री से कुछ ज़्यादा ही मतलब मिला जुला करते थे, उनसे बातचीत करना या फिर उनको चीज़ें समझाना। तो इस हिसाब से नेहरू के बाद किसको चूज किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेजेडी वाला टाइम होता है और काफ़ी कम टाइम के लिए बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि इनको हमने बनाया 1964 में बनाया और 66 में मतलब इनकी डेथ हो जाती है। और जो इनका 2 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत छोटा, वो काफ़ी चुनौती भरा रहता है, ठीक है। इनके ही कार्यकाल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक वॉर होती है 1965 में, और साथ में भारत में दिक्कतें आती हैं कौन कौन सी? फूड शॉर्टेज की या फिर मानसून की, ये सब दिक्कतें आती हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक नया प्रधानमंत्री बना नेहरू के बाद, और नेहरू के बनने के बाद जब शास्त्री जी आए तो उसके तुरंत बाद जो प्रधानमंत्री बना उसको एक वॉर फेस करनी पड़ रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश में फूड क्राइसिस आ गई एक तरीके से। तो इसी समय एक वॉर और प्लस में फूड शॉर्टेज, अगर आप सही से देखें तो वॉर को हम किससे जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं मिलिट्री से, जवानों से, और फूड शॉर्टेज को हम किससे जोड़ते हैं? किसानों से, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक तरीके से संभालने के लिए या फिर देश का मनोबल ठीक करने के लिए उसी समय एक स्लोगन दिया जो काफी ज्यादा फेमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जय जवान जय किसान,
ठीक है, ये इस टाइम इनके कार्यकाल की ही बात हो रही है। इनके कार्यकाल में जब ये 65 का वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो 66 के टाइम पे बात चलती है कि ठीक है वॉर अब खत्म होती है तो पीस ट्रीटी कराई जाएगी। ठीक है, तो पीस ट्रीटी जब आपकी होती है तो इसके लिए इसमें जो मीडिएटर की भूमिका कोई निभाता है तो वो निभाता है यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, जो अयूब खान होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, और भारत की तरफ से होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को बुलाया जाता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और पहले जो उज्बेकिस्तान था आपका, वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। अभी एक नया देश है जो कि उज्बेकिस्तान, और जिसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद, वहां पर बुलाया जाता है और दोनों के बीच में पीसफुल एक तरीके से एग्रीमेंट कराया जाएगा उस वॉर के बाद 1965 वाली। और उसी के दौरान क्या होता है, अगले ही कुछ टाइम बाद जो लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, उसी में जहां पर इनका होटल होता है, उसी में ये मृत पाए जाते हैं, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि उसका कारण क्या था। तो आपने देखा कि नेहरू गए, उसके बाद शास्त्री आए, और शास्त्री का जो कार्यकाल रहा 2 साल का छोटा सा कार्यकाल, काफी चुनौतियों से भरा हुआ। ठीक है, और उस बीच में इनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नेहरू गए, तो नेहरू के बाद कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। किससे लड़के आए, एक तरीके से मोरारजी देसाई उनके सामने थे, तो उनसे वो आगे निकल के आए। तो जाहिर सी बात है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद अब हम किसको चूज करेंगे, मोरारजी देसाई को। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मोरारजी देसाई इस बार पक्का थे कि हाँ इस बार बना ही दिए जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन इसी टाइम एक और नाम आ जाता है इंदिरा गांधी का। ठीक है, तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, ये 2 नाम अब आ चुके हैं। और यहाँ पर जो के कामराज हो गए, या फिर मान लीजिए जो कांग्रेस के पावरफुल जो लीडर्स हो गए, उन लोगों ने सोचा कि हमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसका कारण क्या था, इसका कारण एक ही है कि इंदिरा गांधी अभी परिपक्व नहीं थी, मैच्योर नहीं थी। ठीक है, तो उन लीडर्स को ऐसा लगा कि अगर हम इंदिरा गांधी को बनाएंगे तो वो जो भी डिसीजन लेंगी ना, वो हम पे डिपेंड रहेंगी एक तरीके से। ठीक है, और इसका फायदा क्या हुआ कि एक हम दिखाने के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, बट सरकार तो हम ही चलाएंगे, और इस तरीके से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सक्सेशन था आपका 3 जो था, काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद चीजें सुधर गई। पॉलिटिकल सक्सेशन में पहले आए नेहरू, फिर आए शास्त्री, और फिर आए आपके इंदिरा गांधी। अब आपने जो ये टाइम देखा, ठीक है, 1964 से लेकर के 66 तक का टाइम, इसमें हमारे 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका 1960s वाला जो डेकेड है, एक तरीके से 1960 वाला, वो काफी ज्यादा डेंजरस डेकेड कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत के 2 प्रधानमंत्री जो हैं उनका देहावसान हो गया था। खैर, अभी भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, कौन, इंदिरा गांधी, जिसको फुल्ली सपोर्ट किया गया है कांग्रेस पार्टी में जो बड़े लीडर्स हैं उनके द्वारा। और इसका रीजन क्या है कि इंदिरा गांधी जो हैं अपने फैसलों के लिए हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगी। अब हमें यही जानना है इसके बाद कि वो डिपेंड रहती हैं या नहीं रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, फोर्थ जनरल इलेक्शन। देखिए 1952 से लेकर के 57 में एक इलेक्शन, फिर आपके एक 62 में इलेक्शन। तो इस हिसाब से अगला इलेक्शन आपका कब होगा, 1967 में, यानी कि 1967, ठीक 5 साल बाद। 1 साल ठीक पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पर डेथ होती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इंदिरा गांधी अभी क्या है, परिपक्व नहीं है, और उसके तुरंत बाद 67 में उनके पास चुनाव है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ जनरल इलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंदिरा गांधी के लिए चुनौती भरा रहा। क्यों रहा भाई, वो इसलिए रहा कि वो तो पहली बात तो अभी उनकी पकड़ बढ़िया है नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब प्रधानमंत्री ये बनती हैं इंदिरा गांधी, उस समय देश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। एक तो सूखा पड़ जाता है, हर चीज का प्राइस बढ़ जाते हैं, फूड शॉर्टेज आता है। ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो आपका है वो कम हो जाता है, जो आपके रुपया की जो वैल्यू होती है वो एक तरीके से कम हो जाती है डॉलर के मुकाबले। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 5 से 7 हो गया था एक तरीके से। अभी के टाइम में कितना है, अभी के टाइम में आपका 84 के आसपास में है, जो कि 67 के टाइम पे इतना था। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी कितनी सारी दिक्कतें हैं। इसी के साथ में 1962 में आपकी वॉर हुई थी चाइना से, 1965 में आपकी पाकिस्तान से। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि आपका जो देश है वो काफी ज्यादा पीछे जा रहा है। ठीक है, अब ये जनता नहीं समझती है। जनता को क्या लगता है कि इस टाइम जो हमारा रूलर है, एक तरीके से मान लीजिए जो पीएम है, उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है, तो नाम होता है इसमें खराब। ठीक है,
इसमें क्या हुआ कि नाम इतना ज्यादा खराब हो जाता है इंदिरा गांधी का, क्योंकि इतनी सारी चीज हो रही है कि अभी जैसे कि मान लीजिए अभी जो 2024 का एरा जो चल रहा है आपका, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम इन सभी दिक्कतों के लिए किसको मतलब एक तरीके से ब्लेम करते हैं? गवर्नमेंट को, जो इस टाइम चल रही है। तो 67 के समय में इतनी सारी दिक्कतें हैं भारत के समक्ष, और इन सब का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस को। इसी बीच में क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो कांग्रेस के विपक्ष में होती हैं, वो सभी अपना अलायंस बना लेती हैं कि एक तो ये दिक्कत है ही, तो हम सरकार को घेर सकते हैं। और इंदिरा गांधी अभी नई नहीं है, तो यही एक बहुत बढ़िया मौका है कि हम इंदिरा गांधी को सरकार से हटा पाएंगे। तो सारी जो पार्टी होती हैं ऑपोजिशन पार्टी, वो मिल जाती हैं, और इसी चीज को नॉन कांग्रेसिज्म बोलते हैं। कौन? राम मनोहर लोहिया। जितने भी पार्टी आपस में मिलती हैं कांग्रेस को हराने के लिए, इस चीज को नॉन कांग्रेसिज्म बोला जाता है, गैर कांग्रेसवाद कहते हैं इसको। खैर, तो एक ये दिक्कत, ऊपर से ये दिक्कत। अब आप खुद सोचिए कि इसमें कांग्रेस जीतेगी या हारेगी। ठीक है, तो पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस जो होती है कम से कम 7 स्टेट में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर वो कैसे ना कैसे करके बना लेती है। मतलब कि उस समय क्या होता था, स्टार्टिंग से ही हमारा जो भारत था उसमें एक देश एक चुनाव वाली बात होती थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, जो अभी आप सुन रहे हैं एक तरीके से एक देश एक चुनाव, जो आप ये सुन रहे हैं ये पहले होता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ही इसको हटा दिया था। खैर, तो 67 का जो आपका चुनाव हुआ, इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को सेंट्रल में तो सीट मिल गई, सेंट्रल में मतलब प्रधानमंत्री तो वो बन गई, लेकिन 7 स्टेट्स ऐसे थे जहां पर उनकी सरकार नहीं बन पाई, यानी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। लोग जो भी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने बहुत बड़े तरीके से घेरा, और ये वो स्टेट है राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। इसमें देखिए झारखंड अभी बना नहीं है, पहले एक ही था, और इधर गोवा हो गया, केरला हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया। हालांकि इधर कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी, और 2 स्टेट ऐसे थे जहां पर जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने कॉलिशन करके गवर्नमेंट बनाई थी। तो 67 का टाइम भी एक ऐसा टाइम होता है जिस समय कॉलिशन स्टार्ट होता है। कॉलिशन मतलब गठबंधन, जो अभी आप सुनते हैं ना कि गठबंधन की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तो ये 67 के बाद ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस थी या फिर जो दूसरी पार्टियां थी उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो एक तरीका क्या होता है सरकार बनाने का कि भाई आप आपस में जुड़ जाओ और सरकार बना लो। तो कॉलिशन स्टार्ट होता है कब? 1967 से। तो 1 मार्क का क्वेश्चन एक यहाँ पे बन जाता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट कब से स्टार्ट होता है? तो 1967 से ही ये भी आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हुआ। इसी बीच में इलेक्शन के रिजल्ट आए, और मैंने क्या बताया आपको कि सेंट्रल में तो गवर्नमेंट बन गई लेकिन स्टेट्स में नहीं बनी। ठीक है, अब यहां पर कॉलिशन स्टार्ट हुआ है। कॉलिशन मतलब गठबंधन एक तरीके। इसमें एक चीज और स्टार्ट हुई थी 67 के टाइम पे ही, और वो स्टार्ट हुआ था आपका डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं दल बदल। ठीक है, तो दल बदल जो अभी आज के समय सुनते हैं ना कि एक कोई नेता है वो निकल के दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ये भी कब स्टार्ट हुआ है? 67 में ही आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत हैं उन्होंने रिजाइन किया, अभी रिसेंट मतलब आजकल में, और वो अब दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो चीजें स्टार्ट होती हैं ये इसी समय से स्टार्ट होती है, 67 के चुनाव से ही। ठीक है, और डिफेक्शन से एक क्वेश्चन और आता है जिसमें एक नाम आता है आयाराम और गयाराम। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका इसमें। आयाराम गयाराम देखिए क्या, आयाराम गयाराम क्या था कि एक हरियाणा के एमपी थे, एमएलए सॉरी, जिनका नाम था गयालाल। ठीक है, और इन्होंने पखवाड़े में, पखवाड़ा मीन्स होता है आपका 15 दिन के भीतर में बार बार 3 पार्टियों को मतलब ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, फिर उसको ज्वाइन किया, फिर उसको छोड़ के फिर वापस आ गए। तो इस टाइम काफी बड़े स्तर पर डिफेक्शन होता था और सरकारें गिर जाती थी। ठीक है, डिफेक्शन का मतलब देखिए क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब होता है जब एक जनप्रतिनिधि किसी खास इलेक्शन सिंबल पर चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को चेंज कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि चुनाव उसका जीतना जरूरी है, और उसके बाद ही अगर वो हटता है तो उसको हम डिफेक्शन कहेंगे। ठीक है, खैर, तो 67 का चुनाव आपको समझ आ गया कि 67 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सेंट्रल में तो सरकार मिल गई, बट बहुत सारे जो स्टेट थे, ये जो 7 स्टेट हैं, उसमें वो चुनाव नहीं बना पाए, मतलब सरकार नहीं बना पाए। और 2 स्टेट ऐसे थे, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु एक ऐसी मतलब ऐसा स्टेट था जहां पर हिंदू विरोधी, हिंदी नॉट हिंदू,
हिंदी विरोधी आंदोलन चला था और उसके बलबूते वहां पर डीएमके ने सरकार बनाई थी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। अभी यहाँ के एमके स्टालिन, जिनका आपने नाम सुना, अभी यहाँ के तमिलनाडु के सीएम हैं, तो डीएमके यहाँ पर काफी ज्यादा पावर में रहती है। वो शुरू से ही ऐसा था, पहली बार यहाँ पर जब आई डीएमके, अभी भी देखा जाए तो डीएमके ही वहां पर है। खैर, तो 67 का चुनाव कुछ इस तरीके से मतलब घटित हुआ जिसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा धक्का लगा। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा मतलब जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। बहुत बड़ी बात थी ये, और इसीलिए इसको जब 67 का चुनाव होता है और इतने सारे मंत्री हारते हैं, कांग्रेस को 7 स्टेट से हार मानना पड़ता है, तो इसको बोला जाता है राजनीतिक भूकंप। ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा जाता है। 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसमें कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्या है। तो 1967 का जो आपका इलेक्शन हुआ उसमें इंदिरा गांधी के आधे से ज्यादा मंत्री हार गए और कांग्रेस को सेंटर में काफी कम सीटें मिली। पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में तो 3 चुनाव में तो आपके पास नेहरू थे, उन्होंने संभाल लिया, बट अभी आप नए आए हैं, ऊपर से शास्त्री की डेथ हुई है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को, और इसीलिए इस वाले इलेक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो ये था आपका 1967 का चुनाव। ठीक है, 1967 के बाद चीजें और खराब होती हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, तो उनको बनाने का जो श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसको जाता है, वो जाता है भाई आपका सिंडिकेट को। ठीक है, सिंडिकेट कौन है, सिंडिकेट है आपका कांग्रेस के भीतर जो पावरफुल नेता हैं, जैसे कि के कामराज हो गए, ठीक है, और अतुल्य घोष हो गए, ये सब कुछ नाम हैं, एस निजलिंगप्पा हो गए, ये सब कुछ नाम हैं जो कांग्रेस के भीतर काफी बढ़िया पकड़ इन्होंने बना रखी थी, मजबूत थे ये लोग, पावरफुल नेता थे। तो इन्हीं को सिंडिकेट ग्रुप कहा गया था जो कांग्रेस के भीतर है। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन इनकी चाहत क्या थी कि इंदिरा गांधी हमसे कोई भी जब फैसला लेंगी तो हमसे पूछेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत आगे निकली और उन्होंने इनसे कुछ भी मतलब एक समझिए कि सजेशन वगैरह नहीं लिया और सब अपने मन से किया, और यहां से फूट पड़ना स्टार्ट होती है कांग्रेस के भीतर। तो 2 चीजें हुई जिसकी वजह से कांग्रेस का स्प्लिट देखने को मिला। कांग्रेस का स्प्लिट का मतलब है कि जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में से बहुत सारे नेता निकल के दूसरी पार्टी बनाएंगे और कुछ रह के कांग्रेस को ही संभालेंगे। तो कांग्रेस एक नई वाली और कांग्रेस पुरानी वाली। तो आखिर ये होता क्यों है, इसका 2 कारण है। पहला तो यही हो गया आपका कि इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। इंदिरा अपने मन की करी थी और सिंडिकेट क्या चाह रहे थे, सिंडिकेट ये चाह रहे थे कि वो हमसे पूछ करके मतलब वो ऐसा करे। और इस समय एक काफी ज्यादा बढ़िया सी कहावत भी काफी फेमस हुई थी और वो थी आपकी गुंगी गुड़िया। ठीक है, गुंगी गुड़िया का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा कि जब हम इंदिरा को प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमसे वो पूछेगी जो भी चीजें करनी है, और इसीलिए उनको ऐसा लगा कि वो एक गुंगी गुड़िया के रूप में काम करेगी। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी सारे फैसले खुद ही लेती हैं, सारी की सारी अथॉरिटी एक तरीके से मान लीजिए, और वो ऐसी पॉलिसी चलाती हैं जो दूसरे नेता को पसंद नहीं है। यहाँ पर पॉलिसी कैसी है, सोशलिस्ट पॉलिसी है, और वो सब नेता जो थे वो सोशलिस्ट के अगेंस्ट में थे एक तरीके से। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी जो हैं राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे एक तरीके से, ठीक है, बेरोजगारी की बात करेंगी, गरीबों की बात करेंगे, एक समाज की बात करेंगे। बट जो ये वाले नेता था सिंडिकेट वाले, वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट में थे और यहीं से चीजें खराब होना शुरू होती है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन था आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, 1969 में क्या होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 69 के समय में ही, और ये वाली पोस्ट हो जाती है खाली। तो एक नया राष्ट्रपति चूज करना था। ठीक है, अब राष्ट्रपति चूज करना है तो सिंडिकेट ने क्या किया अपनी तरफ से, मतलब कांग्रेस के ही जो नेता हैं उन्होंने क्या किया, इस वाली पोस्ट के लिए जो एक नाम था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया इनके मतलब उस वाले पोस्ट के लिए कि नीलम संजीव रेड्डी जो होंगे इनको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए और इसके लिए आपको वोट करना है। इंदिरा गांधी जो थी, नॉर्मल सी बात है कि ये किसके द्वारा समर्थित है, ये सिंडिकेट द्वारा समर्थित है। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो एक थे डॉक्टर वीवी गिरी, ठीक है, डॉक्टर वीवी गिरी, इनको बोल दिया कि आप जो हैं नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट में खड़े हो जाइए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार खड़े हो गए। ठीक है,
तो ऐसा मतलब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि बन नहीं रही है सिंडिकेट की और इंदिरा की। और जैसे कि सिंडिकेट के नेताओं ने सबको बोला कि आपको किसको वोट करना है, नीलम संजीव रेड्डी को करना है, लेकिन इंदिरा गांधी ने नेताओं को बोला कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और अपने हिसाब से ही जिसको वोट करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, डॉक्टर वीवी गिरी जीत जाते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी तो जीत गई लेकिन कांग्रेस हार गई एक तरीके से, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर कांग्रेस के भीतर ही लड़ करके उन्हीं को नेताओं को हराया जो आपके नेता थे। और ये वो दो कॉजेज हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का स्प्लिट देखा गया। 69 में ही मतलब कांग्रेस का विभाजन होता है और दो कांग्रेस बनती है, ठीक है। एक कांग्रेस बनती है कांग्रेस आर, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिक्विजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? रिक्विजिनिस्ट, जो कि इंदिरा गांधी फैक्शन है। और एक बनती है कांग्रेस ओ, जिसको बोलते हैं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका सिंडिकेट का फैक्शन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स में आता है, जिसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कांग्रेस स्प्लिट। ओके, तो आपको यही बताना है, एक तो इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट आप बताएंगे और एक आप बताएंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन बताएंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 का, जिसमें वेंकटगिरी जीत गए थे, वीवी गिरी का ही पूरा नाम है वो। और यहाँ से कांग्रेस का विभाजन स्टार्ट होता है और यहाँ पर विभाजन हो गया, जो कि एक कांग्रेस पार्टी मतलब जो सिंडिकेट वालों ने सोचा था क्या होगा और आज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का। खैर, इसके बाद 69 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, वेंकटगिरी राष्ट्रपति बन गए, इसके तुरंत बाद, ठीक है, इसके बाद चीजें और ज्यादा घटित हुई। अब घटित क्या हुई हैं कि मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा। अब ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी बात के कहने का मतलब है, इस बड़ी बात कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए लोकसभा में हैं, लोकसभा में अभी के टाइम पे तो 273 चाहिए होती हैं सीटें, तो इसी से समझेंगे आपको 273 कम से कम सांसद चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, तो आप प्रधानमंत्री बनी रहेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कांग्रेस के ही तो हैं ये दोनों के दोनों, इसमें ये गुट अलग हो गया, ये गुट अलग हो गया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को जो फैसले लेने होते थे वो सही से वो ले नहीं पाती थी। कारण क्या है? कारण यही है कि ये जो सांसद है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से इसी बीच में जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो माइनॉरिटी में आ गई। माइनॉरिटी मतलब अल्पमत में आ गई और यहाँ पे सरकार गिर सकती है और इंदिरा गांधी फैसले भी नहीं ले पाएंगी। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कि 1967 में आपका 4th जनरल इलेक्शन हुए थे, तो अगला जनरल इलेक्शन कब होगा? ठीक 5 साल बाद, यानी कि 1972 में। और चीजें घटित हुई 1969 में। तो 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई और इंदिरा गांधी बढ़िया फैसले नहीं ले पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, मतलब एक तरीके से सरकार को भंग कर दिया और उन्होंने बोला कि अब हम सीधा जनरल इलेक्शन कराएंगे। और इसीलिए 1971 में इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम इसीलिए चेंज हुआ, वरना अगर आप 5 साल के हिसाब से चलेंगे तो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो और आगे बढ़ते वो। खैर, तो यहाँ पर 5 साल की सरकार नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ पर सरकार जो आई थी वो अल्पमत में हो गई थी इंदिरा गांधी की। और दूसरा कारण ये था कि इंदिरा बढ़िया फैसले भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि वो जो नेता थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। कांग्रेस के तो थे बट सपोर्ट नहीं करते थे। तो 71 में बात चली कि इलेक्शन कराए जाएंगे और यहीं से स्टार्ट होता है आपका वन नेशन वन इलेक्शन, जो अभी 2024 की राजनीति का मुख्य मुद्दा है। खैर, कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन था, यानी कि राज्य की सरकारें और देश की सरकारें साथ में चुनी जाती थी। बट इंदिरा गांधी ने क्या किया, 71 में संशोधन करके पहली बार ऐसा कर दिया कि लोकसभा के चुनाव कराए सिर्फ, ठीक है। तो 71 में जो चुनाव हुए हैं आपके वो केवल और केवल लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस आर से हैं और जो सिंडिकेट वाले थे, ऑपोजिशन वाले थे, वो कांग्रेस ओ से हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच की लड़ाई है। तो पहली बार ऐसा था जनता के सामने इंदिरा जा रही थी एक तरीके से, और यहाँ पर जनता को देखना था कि असली कांग्रेस कौन है, ठीक है, जो जीतेगी वो असली कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी है किस तरफ से, कांग्रेस आर की तरफ से, और जो सिंडिकेट वाले हैं ओ की तरफ से। ओ वालों ने अपना एक बढ़िया सा गठबंधन बनाया जिसको बोला जाता है ग्रैंड अलायंस, ठीक है। जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टी थी उन सभी ने मिलकर के ग्रैंड अलायंस बनाया। जैसे कि बीजेपी के अगेंस्ट में इन लोगों ने मतलब जो ऑपोजिशन की पार्टी थी, सॉरी, उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था 71 के चुनाव में। होता क्या है, ऑपोजिशन के पास कोई बढ़िया सा तो प्रोग्राम है नहीं, तो उन्होंने पूरे देश में यही बोला कि हम इंदिरा को हटाएंगे। समझ रहे हैं आप, हम इंदिरा को हटाएंगे।
और इंदिरा गांधी ने इसी का फायदा हटाते हुए लोगों तक बोला कि जो हमारी ऑपोजिशन है वो मेरे को हटाना चाहती है, बट मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहां पर राजनीति हुई थोड़ी सी। तो इंदिरा गांधी का स्लोगन था रिमूव पॉवर्टी और उनका था रिमूव इंदिरा। नॉर्मल सी बात है, जनता के मन में ये वाला हिट कर जाएगा स्लोगन, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश की जनता को इंदिरा से जोड़ा, जिसमें आदिवासी जुड़े, छात्र जुड़े, सभी के सभी जो भी मतलब लोग थे, गरीब लोग थे, वो सभी जुड़े। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मार्जिन से जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, वो जीत जाती है। कांग्रेस का गठबंधन सीपीआई से होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ती हैं। हालांकि अकेले इंदिरा गांधी की जो पार्टी है 352 सीटें ले आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीटें थी वो 352। खैर, तो 71 के चुनाव में एक बात जाहिर सी साफ हो जाती है कि कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस है। कांग्रेस आर मीन्स कांग्रेस रिक्विजनिस्ट, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा समर्थित नेताओं द्वारा है। तो ये 71 का ये आपका चुनाव था। ठीक है, 71 के चुनाव के बाद तुरंत एक घटना और घटती है कि अगले ही साल होते हैं विधानसभा के चुनाव। ठीक है, तो एक तो उन्होंने देश की सरकार बना ली, देश में तो प्रधानमंत्री बन गई, अब उनको बनाना है राज्य की सरकारें। ठीक है, तो राज्य की सरकार भी इसी से बन सकती है, क्योंकि इन सब में अगर आप जीत गए तो आप राज्य की भी जीत जाएंगे, क्योंकि उतना बढ़िया आपकी छवि बन गई है। लेकिन इसी बीच में घटना घटती है 1971 वाली। 1971 में आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। लड़ाई मीन्स वॉर हुई थी, इंडिया वर्सेस पाक, और रीजन था यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, तो जितने भी आप नेता सुनते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, वो सब यूं ही कहते रहते हैं एक तरीके से। असली काम किया किसने? इंदिरा गांधी ने। उन्होंने सच में जो पाकिस्तान के जो दो अलग अलग हिस्से थे उसको खत्म किया, एक हिस्सा ही खत्म कर दिया। मतलब पहले दो पाकिस्तान थे ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें था। तो वेस्ट पाकिस्तान जो आपका है वो अभी के टाइम पे असली वाला पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी की वजह से ही खत्म कर दिया एक तरीके से, और इसमें इंडिया ने समर्थन दिया था बांग्लादेश को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम पर अभी है। तो इसका फायदा मिला उनको। जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए और 72 में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छे तरीके से जीतती है। तो लोकसभा भी आ गई आपके पास और जो राज्य की सरकारें हैं वो भी आपके पास आ गई। ठीक है, और इस तरीके से इंदिरा गांधी की जो छवि है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली एक तरीके से लोकप्रियता जिसको हम कहते हैं वो बनती है यहाँ पर 71 के चुनाव में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो यहाँ पर रिस्टोरेशन हो चुका है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही आपको मैंने बताया था कि रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम है, कांग्रेस आ पाती है कि नहीं आ पाती है। और इस तरीके से कांग्रेस का बंटवारा हुआ, कांग्रेस अलग अलग हिस्सों में बटी, और 1971 के चुनाव ने ये बात साबित कर दी कि कांग्रेस का जो है रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, और वो रिस्टोर हुआ है इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित कांग्रेस आर के जरिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर था पूरा का पूरा। इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपके पास NCERT की बुक जो है उसकी आपको सहायता ले सकते हैं। आप गूगल की सहायता ना ले, मैं चाहता हूँ कि आप किताब ही पढ़ें। उस किताब में से आपको एक चीज बताना है कि जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, ठीक है, इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तो इंदिरा गांधी कौन से पद पर थी? लोकसभा में थी या राज्यसभा में थी, और कौन सी मतलब उनकी मतलब पोजीशन थी, वो आपको कमेंट में बताना है अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है इसमें कोई चीज़ आपको डाउट वगैरह रह गई है, कोई दिक्कत, तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा इतना ही था। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके।